हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्यूचर में। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का जो मॉडल सेट पेपर आया हुआ है जैक की तरफ से, उसका सेट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। इसका सेट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको ये जो क्लासेस मिलने वाले हैं ये आपको कन्वर्टेड मिलेंगे पीडीएफ। सारे पीडीएफ जो है वो आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्टेड मिलेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग अपने क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप सभी को अपने स्क्रीन पे हमारा पीडीएफ दिख रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आप सभी को जो है वो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे कम्प्लीटली क्लियरली दिखाई दे। ओके, हाँ ठीक है, ये साइज आई थिंक कि ठीक है, सभी को क्लियर दिखाई देगा। हम लोग देरी ना करते हुए अपने क्लास के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, इसमें है व्हाट इज अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमी, व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमी, मतलब कि ट्रू नॉर्मेटिव इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें से 4 डेफिनेशन में से सही क्या है ना। तो सबसे पहला है हम लोगों को नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज अबाउट व्हाट इज, नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज टू डिफाइन अबाउट द एक्चुअल एक्टिविटी, नॉर्मेटिव साइंस इज टू एडवाइस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 जो है ये हमारे पॉजिटिव इकोनॉमी का जो है वो डेफिनेशन है। ये ऑप्शन डी जो है वो सिर्फ हम लोगों का क्या है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इन विच इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व विद द मार्केट फोर्सेस, कौन सी इकोनॉमी है जिसमें हम लोगों का सेंट्रल प्रॉब्लम को मार्केट फोर्सेस के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और नॉर्मल इकोनॉमी। तो हम लोग जानते हैं कि मार्केट के फोर्सेस पे सिर्फ जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2 का ऑप्शन हम लोगों का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू राइट, हम लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइट की ओर में ही शिफ्ट क्यों करेगा, मतलब किसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हम लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को राइट की ओर में शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। तो फ्लड, लॉस इन रिसोर्सेज, टेक्निकल डेवलपमेंट, यूज ऑफ ओल्ड टेक्निक्स। तो आपका ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये सभी जो है वो रीजंस होते हैं पीपीसी कर्व के लेफ्ट साइड मूव करने के, ना कि राइट साइड में मूव करने के। यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। जब टेक्निकल डेवलपमेंट होगा तो ही हम लोगों का पीपीसी कर्व जो है वो राइट की ओर में शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, अ फार्मर सैक्रिफाइसेस 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 टन्स ऑफ राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जब एक किसी भी गुड का प्रोडक्शन के लिए हम लोग जब दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करते हैं वो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या है कि फार्मर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक फार्मर जो है वो 120 क्विंटल्स जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, तो 100 टन्स ऑफ राइस के लिए। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों का आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर अ रैशनल कंज्यूमर 2 गुड्स बंडल्ड, रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन, व्हाट इज द प्रेफरेंस सीक्वेंस। 2 गुड्स है, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, दोनों का प्रेफरेंस सीक्वेंस क्या रहेगा। प्रेफरेंस सीक्वेंस हम लोग जब देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा वाले में उसको मिल रहा है, उसके बाद उसको कौन सा मिल रहा है, उसके बाद वो कौन सा कंज्यूम करेगा। अगर आप भी एक कस्टमर होंगे तो आप कौन सा वाला पहले कंज्यूम करना चाहेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा मिल रहा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ऑप्शन बी ऑप्शन ए में है वो उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। 5 का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर एंड इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल फर्म एंड इक्विलिब्रियम,
इंडिविजुअल गुड प्राइस डिसीजन और जनरल प्राइस लेवल। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्रो जो है वो जनरल सभी चीज़ों के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, what does it call on consumption of a good total utility increases on every extra unit? हम लोग उस चीज को मतलब किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तित करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जब किसी भी एक गुड को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उससे हम लोग जो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हम लोगों को टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो 7 का ऑप्शन यहाँ पे मेरा सी होगा। 8 का है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। हम लोगों का टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगा? जब हम लोग मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसा रहेगा जब हम लोगों का टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच जाए। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हम लोगों का क्या रहता है? 0 रहता है, 1 से अधिक रहता है, निगेटिव रहता है। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। आई थिंक एक ऑप्शन जो है वो छिप रहा है इससे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे है ऑप्शन 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 है, 1 से अधिक है, ऋणात्मक है। तो यहाँ का ऑप्शन 8 का जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 8 का आंसर मेरा कितना रहेगा? ए। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों का 0 रहता है तब हम लोग का टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इंडिफरेंस कर्व? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडिफरेंस कर्व के लिए जो है वो गलत है? हम लोगों का सही नहीं, यहाँ पे पूछा गया कौन सा है जो इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग में हम लोगों का गलत है। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो सही है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिफरेंट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वी सेटिस्फैक्शन कर्व, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? टू इंडिफरेंस कर्व बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम लोगों का जो है वो गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा हम लोगों का डी। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 4%, देन इट्स डिमांड डिक्रीजेज बाय 8%, देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी? एक प्राइस जो है कमोडिटी का वो 4% से इंक्रीज करता है और उसका डिमांड जो है वो 8% से डिक्रीज कर जाता है, देन इसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को अपना पेन ले लेना होगा क्योंकि ये हम लोगों का है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में कितना का चेंज हो रहा है? 4% से, तो 4 हम लोगों का नीचे रहेगा। हम लोगों का प्राइस में डिमांड में कितना क्वांटिटी से डिक्रीज हो रहा है? तो 8। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो आंसर जो है मेरा कितना आ जाएगा? 2, यानी 10 का आंसर जो है वो मेरा बी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपना। इलेवन में है व्हेन बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइट। हम लोगों का बजट लाइन जो है वो राइट की ओर में शिफ्ट कब करेगा? तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बजट लाइन का हम लोग जानते हैं कि बजट लाइन को इस तरीके से हम लोगों का शो करता है, इस तरीके से हम लोगों का बजट लाइन होता है। तो बजट लाइन जो है वो टोटली यहाँ से शिफ्ट होकर के आगे की ओर में कब मूव कर जाएगा? जब हम लोगों का इनकम जो है वो कंज्यूमर का वही इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर किसी एक कमोडिटी का गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कुछ इस तरीके का कर्व वो बनता है ना, या फिर इस तरीके का कुछ कर्व वो बनता है। लेकिन जब हम लोगों का टोटल इनकम में चेंज हो जाता है तो पूरा बजट लाइन हम लोगों का शिफ्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हम लोगों का क्या रहेगा? डी, 11 का डी। हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। इन द डायग्राम ऑन अ डिमांड लाइन ए बी पॉइंट जी इलास्टिसिटी ऑफ द गुड विल बी।
यहाँ पे कहा गया कि ये जो हम लोगों का बजट लाइन ए बी है, जहाँ पे हम लोगों का जी शो कर रहा है, तो ये किस तरीके के इलास्टिसिटी को शो करता है। हम लोग एक बात जानते हैं, अगर आपने सेट 1 भी सॉल्व किया होगा तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे पॉइंट जी इधर में था, यानी कि बीच वाले जो इसका होता है वो हम लोगों का ई इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ई हम लोगों का 0 की ओर में मूव कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का ई जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो रहा होता है, और इधर में ई जो है वो हम लोगों का ग्रेटर देन 1 होता है। तो जी ई जब जी जब नीचे की ओर में है, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 से कम ऑप्शन रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 का सी जो है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, 12 का सी। मूव करते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में, क्वेश्चन नंबर 13 में है, व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रूल फ्रॉम एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करके हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में क्या एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब इंडिफरेंस कर्व को देखना है, उसके बाद में हमको बताना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है। तो 13 का ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे इसका रीजन क्या है, इंडिफरेंस कर्व टैंजेंट टू द बजट लाइन, बिल्कुल सही है, हम लोगों का इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन का टैंजेंट होता है। इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन स्लोप इज सिमिलर, हाँ दोनों ही एक ही तरीके से स्लोप करते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, ठीक है, यानी कि जितना प्राइस ऑफ एक्स होता है उतना प्राइस ऑफ वाई से हम लोगों को जब इक्वल होता है दोनों, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम लोगों का इक्वल रहता है, तो इसके लिए ऑप्शन हम लोगों का क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 में है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग में कमी हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी, मतलब कि इफ इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ अ गुड एक्स देन गुड एक्स विल बी। अगर हम लोगों का इनकम में इंक्रीज होता है तो हम लोग किस तरीके के सामान को खरीदना कम कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। घटिया तरीके की वस्तुएं जो है वो जैसे जैसे लोगों का इनकम इंक्रीज होता है वो घटित वस्तुएं जो है वो खरीदना बंद कर देते हैं, यानी कि इन्फीरियर गुड्स को जो है वो कम कंज्यूम करने लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें से कौन दो गुड्स है जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोग जानते हैं कि कैसे वाला होता है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब कि एक के साथ में दूसरे वाले को जो है वो कंज्यूम करना ही होता है हम लोगों को, जैसे कि टी एंड कॉफी ये तो सब्स्टिट्यूट है, लक्स सोप एंड डव सोप ये भी सब्स्टिट्यूट है, पेप्सी एंड मिरिंडा ये भी सब्स्टिट्यूट है, तो टी एंड शुगर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज द करेक्ट आंसर। Question number 16. What is the physical relation between the quantity of a product of a commodity and the factor of the production is called? तो हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एक कमोडिटी को और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी और प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी में क्वांटिटी और उसके फैक्टर्स को अगर रिलेशन देखना है कि जैसे कि हम लोग कितने फैक्टर्स डाल रहे हैं, उसमें क्वांटिटी कितना से जो इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम लोगों को किस तरीके का दिखाएगा, तो हम लोगों का प्रोडक्शन फंक्शन को शो करेगा कि हम लोग फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम लोगों का प्रोडक्शन का क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी। 17 पे आते हैं हम लोग, 17 का है, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी इक्वल। हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन हम लोगों का इक्वल कब होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 है, मार्जिन इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0, मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव एंड एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो हम लोगों का मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन इक्वल कहाँ होता है, जहाँ पे हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कुछ हम लोगों का मार्जिनल और ये एवरेज प्रोडक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ये हम लोगों का एमपी होता है, और ये हम लोगों का एमपी होता है, और ये हम लोगों का क्या होता है, एपी होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन पहले हम लोगों को इंक्रीज करता है और ऊपर जाकर के ऊपर से हम लोगों को एपी को जो है हम लोगों को कट करता है, जहाँ पे हम लोगों का एपी जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन जो है हम लोगों का इक्वल होता है। ओके, अगर आपको याद रखना इन चीज़ों को तो आप जो है वो ग्राफ के थ्रू इन सभी चीज़ों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, इसका क्वेश्चन जो है वो नीचे की ओर में है, ऊपर में स्पेस नहीं होने की वजह से। यदि कुल लागत, मतलब कि इफ टोटल कॉस्ट इज टीसी
प्रोडक्शन क्वांटिटी क्यू देन मार्जिनल कॉस्ट फॉर्मूला विल बी। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट क्लास में ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि जब हम लोगों को मार्जिनल बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ चेंज के बारे में बात करते हैं। चेंज को किस चीज़ से शो किया जाता है? तो डेल्टा से शो किया जाता है। तो 18 का ऑप्शन जो है वो बी रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कुछ समझाने वाला नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू रिटर्न टू स्केल? यहाँ पे हो जाएगा रिलेटेड टू रिटर्न टू स्केल। तो कौन सा है जो हम लोगों का रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड है? तो रिटर्न टू स्केल हम लोग किस में करते हैं? लॉन्ग रन में करते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग लॉन्ग रन के बाद डेफिनेशन को स्टडी करेंगे तो ये उसके डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसको समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच रन प्रोडक्शन फैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? तो हम लोग को फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके के टाइम पीरियड के लिए हम लोग करते हैं? क्योंकि लॉन्ग रन में तो हर चीज़ जो है वो की वेरिएबल होता है। तो शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस ऑन विच लेवल? तो जब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, तो हम लोग अगर प्रोडक्शन का आप लोग पढ़े होंगे जो 3 स्टेजेस में बना हुआ होता है हम लोगों का प्रोडक्शन कर्व के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं हम लोगों के, वो सभी जो है वो स्टेज 2 में जो है वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका स्पेस नहीं हो रहा था लिखने के लिए, इसलिए क्वेश्चन 22 के लिए मैंने अलग से ही जो है वो पेज ही ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन? इसमें से कौन सा है जो एवरेज प्रोडक्शन के लिए वो उसका विशेषता नहीं है? हम लोग बताते हैं ना इम्पोर्टेंस एंड उसका कुछ विशेषताएं और लिमिटेशंस वगैरह। तो एवरेज प्रोडक्शन का इसमें से कौन सा नहीं है? एवरेज प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द वेरिएबल फैक्टर्स पर यूनिट प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीजेस आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम पॉइंट एंड प्रोडक्शन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ये भी बिल्कुल सही है कि हम लोग एवरेज प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों का इंक्रीज कर रहा होता है जब तक हम लोग अपने वेरिएबल फैक्टर्स को जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम को अपना रीच कर लेता है, उसके बाद में अगर हम लोग और अपने वेरिएबल्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन जो है वो फिर डिक्रीज करने लग जाता है। एवरेज प्रोडक्शन कर्व इज इन्वर्टेड यू। हाँ, तो एवरेज प्रोडक्शन कर्व जो है वो हम लोगों का इन्वर्टेड यू होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बना के दिखाया था इस तरीके वाला। तो एवरेज प्रोडक्शन कैन बी जीरो एंड नेगेटिव, ये बिल्कुल नहीं है। एवरेज प्रोडक्शन कभी भी हम लोगों का जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व के बारे में सही हो सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जो है वो मेरा डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हम लोग आते हैं आगे। क्वेश्चन 23 है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन देन एवरेज प्रोडक्शन। अगर हम लोगों का मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से कम है तो हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा? तो 23 का ऑप्शन जो हम लोगों का क्या रहेगा कि डिक्रीज करेगा, क्योंकि मार्जिनल अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो एवरेज में वो जुड़ेगा, लेकिन वो जुड़ करके भी एवरेज को क्या करेगा, कम कर देगा। क्योंकि अगर हम लोग 8 में सपोज कीजिए आपका एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 8 है ना, और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपका 6 है। ठीक है, अगर इक्वल भी रहता है 8 भी रहता तो इसका ऑप्शन इसका जो है वो 16/2 करते तो हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है 8। लेकिन अगर 8 + 6 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये 14/2 करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 7। यानी कि एवरेज प्रोडक्शन में अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन कम है, अगर इसको अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोगों का एवरेज प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है कि डिक्रीज कर जाता है। तो इसका इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है ना कि हाँ इस तरीके से स्टेटमेंट्स पढ़ करके आपको डाउट हो जाता है तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ऑल प्रोडक्शन फैक्टर्स आर डबल प्रोडक्शन विल बी increased by 3 times, then what it is called? हम लोगों का अगर जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उन सभी को हम लोग 2 गुना किए, ठीक है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है यानी कि जो आउटपुट है वो हम लोगों का 3 गुना से इंक्रीज कर गया। तो ये किस तरीके का हम लोगों का रिटर्न है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग
सॉरी इंक्रीजिंग, नो चेंज, रैपिडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो रैपिडली इंक्रीज जैसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 23 का ऑप्शन जो है वो मेरा ए सही रहेगा कि हम लोगों का सॉरी इसका 24 का ऑप्शन जो है वो हम लोगों का क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हाँ, इसका सी ही जो है वो करेक्ट रहेगा, 24 का ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 24 का ऑप्शन जो है वो सी है। 25 उत्पादन से मतलब कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अगर हम लोगों को उत्पादन के सापेक्ष कुल आगमन में परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाती है ना। तो हम लोगों का इसका 25 का आंसर जो है वो सी रहेगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मार्जिनल रिटर्न। मतलब कि टोटल रेवेन्यू में हम लोगों को थोड़ा सा से और अगर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा से मतलब कि चेंज जो है उसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनल रिटर्न होगा। 26 का क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिलेशन क्या होता है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में किस तरीके का रिलेशन जो है वो होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला का देख करके आप बता सकते हैं कि किस तरीके का हम लोगों का रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें से यहाँ पे सबसे फर्स्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये गलत है। टीवीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीसी, ये भी गलत है। टोटल कॉस्ट इज टीएफसी माइनस टीवीसी, ये भी गलत है। टोटल कॉस्ट इज टीएफसी प्लस टीवीसी, है ना। टोटल कॉस्ट जो है वो हम लोगों का किसको जोड़ते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग जोड़ते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं, तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट जो है वो मिल जाता है। 26 का आंसर मेरा कितना रहेगा, डी रहेगा। 22 हम लोग कर चुके हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग करके आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेज इन द सेम रेट देन इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर हम लोगों का डिमांड और सप्लाई सेम रेट से इंक्रीज करेगा तो हम लोगों का इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या किसी तरीके का चेंज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कोई चेंज नहीं रहेगा, या बहुत तेजी से चेंज जो है वो देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो अगर दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोगों के इक्विलिब्रियम प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो है वो सी रहेगा। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई ऑफ अ गुड देन एक्सेस डिमांड कैन बी शोन बाय। जब हम लोगों का डिमांड जो है वो ज़्यादा है सप्लाई से, तो इसको हम लोग किस वाले से हम लोग शो कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से हम लोग किससे शो कर सकते हैं। तो डी इज ग्रेटर देन एस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डी इज मोर देन एस, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे है डी माइनस एस इज ग्रेटर देन जीरो, डी माइनस एस इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स व्हाट, डी इज नॉट इक्वल टू एस and d is greater than s, then only the answer will be greater than 0. So both the answer A and B are correct. D is not equal to s, so option C is not correct. Let's move to another question. Question number 29. Question 29 says increase in supply of a good is more than its demand, then quantity of normal good will be। अगर हम लोग सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर दे किसी चीज़ का और उसके डिमांड से, मतलब कि जितना डिमांड नहीं उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हम लोग इंक्रीज कर दे, तो क्वांटिटी मतलब कि नॉर्मल गुड का जो क्वांटिटी है उसमें क्या होगा, हम लोगों का डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नो चेंज, या फिर रैपिड चेंज। क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग देख के ही बस बता सकते हैं कि हम लोगों का इंक्रीज यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी ऑन इंक्रीजिंग प्राइस बाय 5% सप्लाई इंक्रीज्ड बाय 4%, देन व्हाट इज द सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे सप्लाई का प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी बस हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे और हम लोगों को देखने को आ जाएगा सप्लाई का प्राइस इलास्टिसिटी हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पे बस वही हम लोग करेंगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, सीधे कर दीजिए। डेल्टा क्वांटिटी में कितना का चेंज हो रहा है, क्वांटिटी हम लोगों का 4% से चेंज हो रहा है और प्राइस जो है हम लोगों का 5% से चेंज हो रहा है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 0.8।
ओके, तो 30 का आंसर जो है वो आपका डी रहने वाला, सॉरी सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 31, question number 31 says what will be the effect of increase in demand in a free entry and exit market? अगर हम लोग डिमांड का इंक्रीज हो जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट वाले मार्केट में, तो ये क्या मतलब कि इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी बोथ, ओनली इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, ओनली इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिक्रीज इन जनरल प्राइस एंड क्वांटिटी। तो 31 का ऑप्शन जो है वो मेरा क्या रहेगा? ए रहेगा, इंक्रीज इन जनरल प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ। ओके, 31 का आंसर मेरा ए है। 32 है इन थर्टी टू इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड जनरल प्राइस विल बी, अगर एक्सेस डिमांड हम लोगों का होता है तो जनरल प्राइस में हम लोगों का क्या देखने को इफेक्ट मिलता है? डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज और रैपिड चेंज। अगर हम लोगों का डिमांड ज़्यादा है तो हम लोगों का प्राइस में क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे 32 का ऑप्शन जो है वो बी रहेगा। फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट शॉर्ट टर्म सप्लाई इज, हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए सप्लाई को हम लोग किसको मान करके चलते हैं? इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ एसएमसी अबव एबीसी, डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ एसएमसी, इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ एसी और डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ एसी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 33 का जो है वो ए करेक्ट है। अगर एनसीईआरटी का भी बुक आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी बहुत ही क्लियरली ये वाला जो है वो मेंशन किया हुआ है। 34 का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। तो 33 का ऑप्शन हम लोगों का ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 34 का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोग जानते हैं कि एआर और एमआर जो है वो हम लोगों का बिल्कुल इक्वल होता है। इस तरीके का हम लोगों का ग्राफ होता है, जहाँ पे इस तरीके का हम लोगों का ग्राफ होता है, जहाँ पे ये जो लाइन होता है ये वाला, ये हम लोगों को किसको शो करता है? ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम सी। यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ए आर और एम आर जो है वो हम लोगों का इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 का आंसर हम लोगों का सी रहने वाला है। 35 में आ जाते हैं अब हम लोग। अवेलेबिलिटी ऑफ होमोजीनियस गुड्स इज अ फीचर ऑफ विच मार्केट? किस तरीके के मार्केट में होमोजीनियस गुड जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं? तो मोनोपोली नहीं, इम्परफेक्ट कंपटीशन नहीं, परफेक्ट कंपटीशन और डुओपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहले रूल्स में से एक है कि वहाँ पे सभी गुड्स जो है वो होमोजीनियस होते हैं। तो 35 का आंसर जो है हम लोगों का सी रहने वाला है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। 36 के लिए है, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू कर्व स्लोप कॉल्ड? हम लोगों का टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 36 का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? बी। टोटल रेवेन्यू कर्व इज कॉल्ड एज द मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 37। 36 तो हो गया हम लोगों का। हाँ, 37 में अब हम लोग आते हैं। 37 में है, इन विच मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट? 37 में है कि किस तरीके के मार्केट में प्राइस एक गुड का जो है वो ज़्यादा होता है उसके मार्जिनल कॉस्ट से। तो ऑब्वियसली बात है कि परफेक्ट में अभी हम लोग बात करके आए हैं कि प्राइस इज इक्वल टू एमसी होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा नहीं। प्योर कंपटीशन जैसा परफेक्ट कंपटीशन को ही प्योर कंपटीशन भी कहा जाता है, तो सिमिलर नेम है इसका, तो अलग अलग कुछ है नहीं। नन ऑफ दिस आंसर यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोनोपोली। मोनोपोली का अगर कर्व आपको याद होगा तो हम लोगों का मार्केट प्राइस उसका जो है वो हम लोगों का मार्जिनल कॉस्ट से जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि मोनोपोली में अगर वो अपना सेल नहीं कर पा रहा है मार्जिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा पे, तो फिर मोनोपोली में रहने का उसका क्या फ़ायदा है ना। क्वेश्चन नंबर 38,
When marginal revenue value is zero, then elasticity of a price for a good demand is, जब हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू वैल्यू जो है वो इज जीरो, मार्जिनल रेवेन्यू हम लोगों का कितना है, जीरो है, देन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस फॉर गुड ऑफ द डिमांड, तो उस यहाँ पे जब सीमांत आगमन का मान जीरो होता है तब वस्तु की मांग की कीमत का लोच क्या होता है, तो उसका डिमांड, प्राइस डिमांड में किस तरीके का इलास्टिसिटी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो 38 का आंसर हम लोगों का होता है 38 का ऑप्शन यहाँ पे होगा ए, जीरो। ओके, 38 का ऑप्शन होगा यहाँ पे जीरो। 39, एकाधिकार के अंतर्गत इन अ मोनोपोली, सॉरी यहाँ पे आई थिंक कि ये थोड़ा सा मूव कर गया है, या इसका मैंने लिखा ही नहीं है, शायद इसका मैंने लिखा ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। वैसे भी इसका ऑप्शन जो है इसका आंसर आप लोग अभी कर सकते हैं। एकाधिकार के अंदर एआर और एमआर के बीच में किस तरीके का रिलेशन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आप थोड़ा सा होल्ड करके इसको बताइए कि एकाधिकार के अंतर्गत ए और एमआर के बीच में क्या संबंध होता है। मोनोपोली फर्म, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आप लोग इसका आंसर कर चुके हैं? ओके, 39 का आंसर जो है वो हम लोगों का सी रहने वाला है। ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर। मोनोपोली में यही होता है कि हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू जो है वो हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसमें, इन अ मोनोपोली फर्म एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एम आर एंड एम सी टेबल इज गिवन। यहाँ पे एम आर और एम सी का एक टेबल जो हम लोगों का गिवन है। तो इक्विलिब्रियम हम लोगों का कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे जब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, वहाँ पे हम लोगों का फर्म जो है वो मोनोपोली वाला इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पे कौन से वाले में आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल देखने को मिल रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 6, जहाँ पे 6 यूनिट ये प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही जो है वो 4 है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो 6 करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है वो 6 का मतलब कि सी जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक मैं आप लोगों को क्लियर करने में सफल रही। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये कन्वर्टेड पीडीएफ जो है वो इंग्लिश वाला मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं अपने जो भी आपके डाउट्स है वो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को सॉल्व करके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचेगा और सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो सभी को बेनिफिट लेने का मौका दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आने वाला है सेट 3 का, और सेट 1 जो है वो ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और उसका पीडीएफ भी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को सभी को जो है वहाँ पे पीडीएफ सभी का रिलेटेड मिलते रहेंगे। मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।